नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज से इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर सीरीज शुरू हो रहा है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, बस आपको एक पेन, एक हाइलाइटर और लक्ष्मीकांत की बुक लेके बैठनी है। साथ में एक आप कॉपी भी लेके बैठिए, जिससे आपको जो भी मैं क्या कहते हैं पॉइंट्स बताऊँ आप लिख सकें। ठीक है। सिंस ये पहला चैप्टर होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, हिस्ट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि उस समय एक्चुअल में हिस्ट्री में क्या चल रहा था और किस वजह से ये क्या कहते हैं जितने भी एक्ट आए, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, ये क्यों आए। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट शुरू करेंगे आज हम लोग, और इसमें हम लोग आज जानेंगे कंपनी रूल के बारे में, जो 1773 से लेकर 1858 के बीच में हुआ था। ठीक है, मतलब कि कंपनी ने रूल किया था। इसके बाद तो क्राउन रूल शुरू हो गया था, है ना, आपको मैं सब बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक आपसे निवेदन है कि ज़रूरी सूचना है, उसको आप लोग सुन लें। उसके बाद आपका लेक्चर मैं शुरू करूंगा तुरंत। ठीक है, देखिए यूपी जो स्टडी ग्लोज है वो यूपीएससी के लिए प्री प्लस मेंस का फाउंडेशनल कोर्स लेकर आया है। ठीक, इसको आपको अवेल करना है। ठीक है, आप अवेल कर सकते हैं इसको, इस फाउंडेशन कोर्स को, और इसमें आपको लाइव आंसर राइटिंग सेशन मिलेगा, जो 1000+ आवर्स का कोर्सेज रहे ये। और आपको क्या कहते हैं इसमें एनसीईआरटी की लाइव क्लासेस मिलेंगी। जीएस के पेपर 1 से 4 तक आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से। एस्से राइटिंग की भी आपकी लाइव क्लासेस होगी, और जो आपके डाउट होंगे ना उसकी सेशन की लाइव क्लासेस भी होगी। इसमें आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप दिया हुआ है, उस पर जाके आप क्या कहते हैं इस फाउंडेशन कोर्स को अवेल कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई फर्दर क्वेरी है ना, तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं मेरे कोड के थ्रू इस कोर्स को कम पैसे में अवेल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके कोर्स 2500 रुपये तक का है। ठीक है, 2500 रुपये से ज़्यादा का है तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपका 2500 रुपये से कम का कोर्स है तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो अवेल कीजिए। चलते हैं आज के लेक्चर में, शुरू करते हैं इसको। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट द कंपनी रूल, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखिए राइज ऑफ कंपनी, इसको आप लोग देखेंगे कैसे कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। और पहली बार जब 1600 में इसका फाउंडेशन हुआ तो इसको कितने साल लगे, 1608 के बारे में तो आप जानते ही कि हॉकिंस जो है पहली बार क्या कहते हैं आपके जहांगीर के दरबार में आया था। 1614 के आसपास फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गई थी। सूरत में पहली फैक्ट्री बनी थी। ठीक है, उसके बाद मसूलीपट्टनम में बनाई गई, दिल्ली। उसके बाद देखिए इसमें सारे टाइमलाइन लिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट कौन से टाइमलाइन है, 1757 जब आपका कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें सिराजुद्दौला जो है हार जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और क्लाइव रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 1765 में, मतलब आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1765 में देखिए इलाहाबाद की ट्रिटी होती है, जिसमें मुगल एम्परर जो होते हैं शाह आलम II, है ना, देखिए यहाँ पर जो मुगल एम्परर शाह आलम II होते हैं उनसे दीवानी राइट ले लिया जाता है। कहाँ कहाँ की ले लिया जाता है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की। ठीक है, ये याद रखिएगा हमेशा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। अच्छा, दीवानी राइट क्या होता है इसको आपको जानना ज़रूरी है। देखिए क्या होता था ना कि पहले के समय में टैक्स कलेक्शन का काम होता था, तो इस एरिया का जो टैक्स कलेक्शन होता था उसे ही दीवानी राइट बोला जाता था कि मुगल एम्परर करते थे टैक्स कलेक्शन। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि मुझे, हम लोगों को वो दीवानी राइट दे दीजिए, इसके बदले में आप क्या, ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ये कहा कि जो शाह आलम से कहा कि आपको इसके बदले में 26 लाख रुपये सालाना हम लोग पेंशन देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, ये ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद में हुआ था, ऐसी संधि हुई थी। ठीक, इसके बाद देखिए क्या होता है, 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि मोनोपोली हो जाती है ओपियम बंगाल में। और यहीं पर आप देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। क्यों आता है इसका बताएंगे आपको बाद में। चलिए ठीक है, इसी तरह देखिए आगे, अब इंडियन सिपाही म्यूटिनी 1857 में होती है। 58 में देखिए कहते हैं आपका क्राउन रूल शुरू हो जाता है। ठीक, इस तरह से टाइम लाइन है, आप समझ जाएंगे इसको। इस बार चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ये कुछ टाइमलाइन दे रखी है। 1600 में कंपनी आई थी, 1765 में इलाहाबाद की ट्रिटी हुई, 1858 में देखिए क्राउन रूल शुरू हुआ, और ब्रिटिश रूल जो है ख़त्म हुआ आपका 15 अगस्त 1947, इंडिपेंडेंस हुआ इस दिन। ठीक है, चलिए आगे।
अब यहाँ से शुरू होता है बैटल ऑफ बक्सर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैसे रेगुलेटिंग एक्ट आया, कैसे उसके बाद सारे एक्ट चलने शुरू हुए और कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने अपना पूरी तरह से पैर जमा लिया इंडिया में। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर जो है ना, मीर कासिम प्लस शुजाउद्दौला, ठीक है, जो अवध का नवाब था, नवाब ऑफ अवध, और शाह आलम टू, ठीक है, शाह आलम टू, ये जो थे ये मुग़ल एम्परर थे उस समय। ठीक है, मुग़ल एम्परर थे। तो ये तीनों एक तरफ होके एक अलाइड फोर्स बनाते हैं जो किसके खिलाफ लड़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं, और उसको लीड कर रहा होता है हेक्टर मुनरो। देखिए ये हेक्टर मुनरो लिखा है ना, हेक्टर मुनरो लीड कर रहा होता है। और बैटल ऑफ बक्सर में वॉर होती है, ठीक है, बैटल होती है, ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर में बोलना सॉरी, बक्सर में बैटल होती है 22 अक्टूबर 1764 को, और यहीं पर ये अलाइड फोर्सेस हार जाती हैं। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से अपना प्रभुत्व स्थापित कर देती है इंडिया में और पूरी तरह से विजय हो जाती है। ठीक है, और यहीं से उसका कंट्रोल शुरू हो जाता है 1764 से। ठीक, अच्छा, फिर क्लाइव क्या करते हैं, क्लाइव जो है उस समय गवर्नर रहते हैं बंगाल के, तो उस समय वो क्या करते हैं, पहली और दूसरी ट्रीटी करते हैं इलाहाबाद की। समझे, चलिए आगे देख लेते हैं इलाहाबाद की ट्रीटी क्या थी। देखिए 12 अगस्त 1765 की बात है, चाहिए 12 अगस्त 1765 की बात है जब क्लाइव जो है ट्रीटी करते हैं इलाहाबाद की। कौन किसके साथ करते हैं, देखिए मुग़ल एम्परर शाह आलम टू रहते हैं साथ में, और नवाब शुजाउद्दौला जो क्या कहते हैं अवध OUDH, अवध के नवाब उस समय रहते हैं OUDH, ठीक है, नवाब शुजाउद्दौला, इनके बीच में ये संधि होती है। इसमें क्या होता है ना, जो कंपनी जो है दीवानी राइट, अभी मैंने आपको बताया था ना दीवानी राइट क्या होता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कंपनी जो है ले लेती है दीवानी राइट। इसमें क्या होता है, जो टैक्स कलेक्शन की पावर होती है वो कंपनी के पास चली जाती है। ठीक, अच्छा, दूसरा काम क्या होता है, जो कारा डिस्ट्रिक्ट होता है और जो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, नवाब ऑफ अवध से इसको ले लिया जाता है और मुग़ल एम्परर शाह आलम को दे दिया जाता है। ठीक है, उस इलाहाबाद कोर्ट के में उनको रखा जाता है। ठीक है, एक तरह से। उसके बाद क्या होता है, देखिए ऐसा तो होता है। उसके बाद ये भी बोला जाता है कि अगर हम आपसे दीवानी राइट लेंगे शाह आलम से, उस समय मुग़ल एम्परर शाह आलम थे, तो एक तरह से इंडिया का उस समय उनको राजा बताया जाता था। ठीक है, तो उनसे दीवानी राइट लिया जब जाता है तो कंपनी कहती है हम आपको 26 लाख रुपए, इसके बदले में आपको 26 लाख रुपए सालाना एनुअल पेंशन दिया करेंगे, ना, सालाना पेंशन दिया करेंगे। ठीक, एक प्रोविज़न और होता है कि कंपनी को इन रिटर्न, कंपनी को इसके बदले में, किसके बदले में, निजमत फंक्शन करने के बदले में 53 लाख रुपए दिए जाते हैं। निजमत फंक्शन क्या होता है, जो मिलिट्री का फंक्शन होता है, जो पुलिस का फंक्शन होता है, जुडिशरी का फंक्शन होता है, ये कंपनी परफॉर्म करती रहती है। इसके एवज में जो कंपनी है 53 लाख रुपए लेती है। ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में। ठीक, इस तरह से संधि होती है। ठीक है, सबको अपनी अपनी चीज़ें मिल जाती हैं। अब क्या होता है, दूसरी जो ट्रीटी होती है इलाहाबाद की, उसमें क्या होता है कि क्लाइव और नवाब शुजाउद्दौला के बीच में होती है अवध के, और इसमें क्या टर्म लिए जाते हैं, जो कारा डिस्ट्रिक्ट थी और इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट था, इसको छोड़कर, क्योंकि ये तो शाह आलम को दे दिया जाता है ना, इसको छोड़कर कंपनी जो है अवध का जो क्या कहते हैं पूरा हिस्सा था वो रिस्टोर कर देती है नवाब के पास, मतलब नवाब को फिर से राजा बना देती है। लेकिन कंपनी क्या करती है, जो क्या कहते हैं नवाब को मेंटेन करना पड़ेगा, नवाब वाज टू मेंटेन ए ब्रिटिश कंटिजेंट, मतलब ब्रिटिश में जो निजमत फंक्शन जो कंपनी कर रही थी ना, जो डिफेंस, पुलिस और जुडिशरी का, तो जो ब्रिटिश कंटिजेंट होते थे, नवाब को मेंटेन करना पड़ेगा अपने क्या कहते हैं अवध एरिया में, और नवाब ही उसको पेमेंट करेंगे। ठीक है, ब्रिटिश उसको पेमेंट नहीं करेंगे, समझे। ये जो पीछे आपको येलो पेपर दिख रहा है ना, ये मैंने वही इलाहाबाद ट्रीटी जो हुई थी ऑफिशियल वाला, उसको मैंने थोड़ा सा ब्लर करके लगाया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, फिर क्या होता है कि द कंपनी वॉज ग्रांटेड फ्री ट्रेडिंग राइट। देखिए जो अवध था ना, अवध में कंपनी को फ्री ट्रेडिंग राइट दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद 50 लाख अवध को पे करने पड़ते हैं कंपनी को। किस वजह से, जो वॉर में जितनी क्षति हुई है ना, उसको भरने के लिए अवध को पे किया जाता है, अवध पे करता है कंपनी को 50 लाख रुपए। ठीक है,
इस तरह से बहुत ही ज़्यादा वॉर के रिप्रेशन झेलते हैं, जो कहते हैं मतलब कि शुजाउद्दौला, शाह आलम II, ये लोग बहुत ज़्यादा वॉर रिप्रेशन झेलते हैं और कंपनी इस तरह से कंट्रोल करती है पूरी जगह को। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अब। ठीक है अब क्या होता है कि देखिए अब कंपनी रूल शुरू होगा। अब हम स्टार्ट करेंगे कि क्या हुआ था। देखिए हमने बता दिया कि अब इलाहाबाद ट्रीटी हो गई, लेकिन अब इलाहाबाद ट्रीटी के बाद क्या हुआ आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि देखिए इलाहाबाद ट्रीटी के बाद होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहते हैं राइट्स तो मिल जाते हैं, ठीक है, राइट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे करप्शन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, करप्शन बढ़ जाता है। ठीक, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे बहुत अमीर होते चले जा रहे थे, तो ब्रिटेन में बहुत सारा दिक्कत ये हो रही थी कि ब्रिटेन के लोगों को लग रहा था कि ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं और घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ पे एक कहते हैं एजिटेशन जनरेट हो रहा था। ठीक है, और जो ये निजमत फंक्शन और कहते हैं निजमत फंक्शन था प्लस जो आपका दीवानी फंक्शन था, ये दोनों क्या कहते हैं एक तरह से डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव जब ये चला रहे थे, इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने लगी थी, जिससे करप्शन भी बढ़ा था और फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ गई थी कंपनी में। ठीक, तो इन सब वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में। ठीक सॉरी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जून बोला जाता है ना, जून 1773 में ये पास हुआ और इसको लाया गया, डिफाइन किया गया। ठीक है, फर्स्ट पार्लियामेंट्री रेटिफिकेशन था ये, और ऑथराइज करता है पावर एंड अथॉरिटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोजीशन। इंडिया में जो पोजीशन ये लोग ले रखे थे उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये पावर और क्या कहते हैं अथॉरिटी को डिफाइन करता है, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो ये फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द कंपनी के अफेयर को इंडिया में करना। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, इसके बारे में देखेंगे अभी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट था 1781 में भी आता है। इसमें क्या कहते हैं जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट था ना, उसके फंक्शन को कहते हैं रीडिफाइन किया जाता है, लॉ को सारे उसके डिफाइन किया जाता है। फिर 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें आपका ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ क्या कहते हैं कंट्रोल, ये दोनों सेपरेट कर दिया जाता है। और क्या कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कमर्शियल बॉडी बना दिया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आपका एक तरह से क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से आपके द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। ठीक, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या था ये। ठीक, अब क्या हो रहा था कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। इसमें क्या किया गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना उस समय, कौन था, देखिए पहली बात तो याद रखिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो वॉरेन हेस्टिंग को आपका गवर्नर ऑफ कहते हैं बंगाल बनाया गया था। लेकिन गवर्नर ऑफ बंगाल जो टर्म था इसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के हिसाब से। ठीक है, और इसी क्या कहते हैं गवर्नर ऑफ जनरल बंगाल जो था, इसके अंडर में एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 4 मेंबर हुआ करते थे जो कि उसको असिस्ट किया करते थे। ठीक है, मतलब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, इसके अंडर में 1 2 3 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बनाए गए थे। ठीक है, जो इनको असिस्ट किया करते थे। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या होता था कि जो डिसीजन लिए जाते थे वो मेजॉरिटी बेस पे लिए जाते थे, लेकिन जो गवर्नर जनरल थे ना, उनके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनके पास कास्टिंग वोट हुआ करता था। अगर टाई हो जाए, जैसे मान लीजिए ये 4 लोग थे तो 4 में 2 क्या कहते हैं एक तरफ हो गए, 2 एक तरफ हो गए, तो एक तरह से टाई हो गया। तो इस यहाँ पर रोल आ जाता था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, यानी वॉरेन हेस्टिंग उस समय थे। तो वो क्या करते थे, कास्टिंग वोट दिया करते थे, अपना वोट जिस तरफ दे देते थे वो क्या कहते हैं बात पारित हो जाती थी। ठीक, फिर क्या हुआ, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी वो सबऑर्डिनेट कर दिए गए टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। मतलब गवर्नर जब जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे, इनके अंडर में डाल दिया गया मद्रास को भी और बॉम्बे को भी। ठीक है, समझ रहे हैं, इस तरह से हुआ। चाहिए थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ।
चलिए, अब क्या था कि इसी समय सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है कलकत्ता में, जो आज कोलकाता बोला जाता है, कलकत्ता में होता है उस समय 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होते हैं और 3 उनके साथ जजेस होते हैं अंदर। ठीक, इस तरह से काम होता है सुप्रीम कोर्ट का। और वॉरेन हेस्टिंग को तो बना ही दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, और प्रेसिडेंसी दे दी जाती है कहाँ की, फोर्ट विलियम की दे दी जाती है। फोर्ट विलियम था ना वहाँ पर, फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी मिल जाती है उनको। ओके इस तरह से चल रहा था सॉरी। फिर क्या होता है कि जो कंट्रोल होता है कंपनी का, कंट्रोल ओवर द कंपनी, देखिए इस एक्ट को लाया ही गया था कि जो कंपनी के अफेयर्स थे उसको रेगुलेट कर दिया जाए और उसकी पावर और अथॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। ठीक है, कंपनी की। ठीक, तो इस कंट्रोल ओवर द कंपनी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो गवर्निंग बॉडी थे कंपनी के, वो उनको क्या करना होता था, रिपोर्ट करना होता था। कहाँ पर रिपोर्ट करना होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता था। इनको किस मैटर पे करना होता था, जो रेवेन्यू का मैटर था, जो सिविल मैटर हुआ करते थे और जो मिलिट्री अफेयर्स हुआ करते थे, इस मैटर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना होता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था ये। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू इसको डिफाइन कर दिया गया। प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड, प्रेजेंट्स एंड ब्राइब बाय द कंपनी सर्वेंट, मतलब कोई भी, इस एक्ट में ये बोला गया कि कोई भी जो कंपनी का सर्वेंट होगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वेंट होगा, वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेगा, कोई भी प्रेजेंट नहीं देगा या लेगा, मतलब ब्राइब्स भी नहीं लेगा कोई भी। ठीक है, तो इस तरह से उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया गया। क्योंकि देखिए इससे पहले क्या हो रहा था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत ज़्यादा करप्शन फैल गया था इसी सब चक्कर में। ठीक, करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था, इसको कंट्रोल करने के लिए ये सब काम किया जा रहा था। अब लेकिन इसके साथ एक इश्यू आया इस एक्ट के साथ कि जो गवर्नर जनरल थे ना, उनके पास लैक ऑफ वीटो था, लेड टू क्वारल विद हिज काउंसलर्स। इनके पास गवर्नर जनरल से लैक ऑफ वीटो जो था, मतलब कि वीटो को इतना यूज़ नहीं करते थे, इससे क्वारल्टी बन गई, झगड़ा होने लगा काउंसलर के बीच में। और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी ना, उसको डिफाइन नहीं किया गया था ठीक से, तो लीगल डिस्प्यूट उसमें जनरेट हो रहे थे। ठीक, लीगल डिस्प्यूट उसमें जनरेट हो रहे थे। इसी वजह से देखिए जैसे क्या होता था ना कि जो आपकी गवर्निंग काउंसिल हुआ करती थी जो 4 मेंबर की, अब सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई भी मैटर जाता था किसी प्रेसिडेंसी से रिलेटेड, या फिर अपील कर सकते थे अपीलेट ट्रिब्यूनल वाला, तो ये सब मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास जाने की बजाय सीधे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैंडल कर रहे थे। तो इससे क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो लीगल क्या कहते हैं डिस्प्यूट जनरेट हो गया। तो इसको सही करने के लिए अब आएगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा जो कि आपका आता है 1781 में। ओके, चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट में क्या किया गया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 में। ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी ना, उसको डिफाइन करने के लिए किया गया था। देखिए क्या हुआ था, चेंज इन द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सर्वेंट होते थे कंपनी के, विच अर्लियर केम विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सर्वेंट हुआ करते थे, वो पहले आते थे किसके जुरिस्डिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते थे। अब वो एग्जेम्प्ट कर दिए गए फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन था उससे उनको हटा दिया गया। मतलब अब वो कि जितना भी मैटर होगा अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल ही उसको डिसाइड करेगी। जो ब्रिटिश इंडिया का ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके क्या कहते हैं जितने भी सर्वेंट हैं उनकी बातों को, उनके मतलब मैटर्स को। ठीक है, द कोर्ट जोग्राफिक जुरिस्डिक्शन बिकम लिमिटेड ओनली टू कैलकाटा, जो अब कोलकाता बोला जाता है। मतलब कि अब सिंस क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कैलकाटा में बनाया गया था 1774 में, तो उसके जुरिस्डिक्शन को ना सिर्फ उसी वहीं तक सीमित कर दिया गया। ठीक है, ये 2 चेंजेस हुए यहाँ से, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तीसरा क्या हुआ, मतलब अब चेंजेस क्या हुए, ज्यूरिस्डिक्शन इन रेवेन्यू मैटर। जो रेवेन्यू के मैटर थे ना, उसके ज्यूरिस्डिक्शन के मामले में क्या हुआ कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के पास रेवेन्यू का होता था ना, रिलेटेड मैटर आता था, एक्सक्लूड कर दिया गया। इट इज एक्सक्लूड द मैटर रिलेटेड टू रेवेन्यू फ्रॉम ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मतलब कि रेवेन्यू मैटर से हटा दिया गया। अब इसका भी डिसीजन सीधे इनके पास आ गया। ठीक, एग्जम्पशन ऑफ जमींदार एंड लैंड होल्डर। अब क्या था, सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट हैव ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ एनी पर्सन बी पोजीशन ऑफ लैंड होल्डर, ठीक, फार्मर, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इन लोग के क्या कहते हैं पर से ज्यूरिस्डिक्शन का अधिकार हट गया सुप्रीम कोर्ट का। तो देखिए जितना भी चीज़ें हो रही थी ना, सब फेवर में जा रही थी गवर्नर जनरल बंगाल की काउंसिल के पास।
इसलिए से सब मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे क्या कहते हैं लॉसेस होते हैं, ठीक है। कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट्स, ठीक है। दिस एक्ट असर्टेड मोहम्मदन लॉ शुड बी अप्लाइड ऑन मोहम्मदन्स यानी मुस्लिम्स के ऊपर, और केसेस ऑफ सिमिलरली हिंदू लॉ जो हैं अप्लाइड होंगे हिंदू केसेस के ऊपर। देखिए क्या हो रहा था, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। उस समय क्या हो रहा था कि जब मतलब कि उस समय ब्रिटिश जब आए थे 1773 के आसपास, तो जब वॉरेन हेस्टिंग आए थे तो उसके बाद से ये लोग क्या कहते हैं बहुत मतलब इंडिया के बारे में ये लोग जानना शुरू किए। तो उस समय ये लोग इतना ज़्यादा एग्रेसिव पॉलिसी यूज़ नहीं करते थे। देखिए उस समय कलकत्ता मदरसा बना था, ठीक है, जिसका नाम आलिया है, ठीक है। उसके बाद मतलब कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी। ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि इंडियन कल्चर को ये लोग जानने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए देखिए इस वाले क्या कहते हैं पर्सनल लॉ डिफेंडेंट वाले में देखिए इसमें एग्रेसिवनेस क्या कहते हैं ब्रिटिश पॉलिसी की नहीं दिख रही है, ठीक है। द शिफ्ट ऑफ एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, देखिए अब जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन था मतलब कि जैसे जो प्रोविजनल कोर्ट हुआ करती थी, जो अलग अलग प्रेसिडेंसीज में हुआ करती थी, वो कहते हैं अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की काउंसिल में लिया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा, ठीक है। तो अब जो एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन था वो सीधे काउंसिल में होगा, मतलब इस काउंसिल में सीधे कर सकते हैं वो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट को उस चीज़ से हटा दिया गया। और क्या हुआ, बेसिकली एम्पावर कर दिया गवर्नर ऑफ जनरल बंगाल काउंसिल को फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द प्रोविजनल कोर्ट एंड काउंसिल। देखिए अब जब प्रोविजनल कोर्ट जब अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन गवर्नर जनरल बंगाल की काउंसिल में करेंगे तो एक तरह से क्या कहते हैं गवर्नर जनरल बंगाल की काउंसिल को एम्पावर कर दिया गया, ये ताकत दे दी गई कि उसके रूल्स प्रोविजनल कोर्ट्स जितने भी हैं और काउंसिल जितने भी हैं उनके रूल्स और रेगुलेशन वही डिसाइड करेंगे, ठीक है। इस तरह से एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं लॉ और रूल्स और जो जितने भी फंक्शंस थे वो डिफ़ाइन कर दिए गए कि वो क्या काम करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया ना? यहाँ पर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप इसको रिवाइंड करके एक बार फिर से सुनिए, बहुत सही से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है पिट्स इंडिया एक्ट, ये आया आपके 1773 के बाद, देखिए आपका सीधे आया 1784 में। ज़रूरत क्यों थी? देखिए क्या हुआ, पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया इसने सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर रही थी, जो पावर और अथॉरिटी थी उसने 1773 में डिफ़ाइन किया था, किसके लिए? पावर और अथॉरिटी को डिफ़ाइन किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्या यहाँ करती है, यहाँ क्या करने लगी ब्रिटिश पार्लियामेंट, पूरी तरह से सुप्रीमेसी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लेना शुरू कर दिया। और अचीव किया किस तरह से? देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हुआ करते थे उस समय 1773 वाले एक्ट में मैंने बताया था कि इनका काम था मिलिट्री अफेयर्स के फंक्शन को, सिविल फंक्शन को किसको बताना था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना था, और रेवेन्यू फंक्शन को, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताना था कि इंडिया में ये सारी चीज़ें इस फंक्शन पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काम था। लेकिन इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया, इस एक्ट के थ्रू किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना उनको मैनेज करने के लिए दे दिया गया कमर्शियल अफेयर्स को, जो डे टू डे अफेयर्स होते थे उनको मैनेज करते थे अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और एक नया क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, इसको क्या कहते हैं पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, उसको पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये एम्पावर किया टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब क्या करेगा, सुपरवाइज भी करेगा और डायरेक्ट करेगा ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रेवेन्यूज़ और ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है, मतलब कि अब इंडिया में ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू से रिलेटेड उसको जो है सुपरवाइज भी करेगा और उसको निर्देश भी देगा कि कैसे करना है। कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब जो टेरिटरीज ऑक्युपाइड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वर रिफर टू एज अ ब्रिटिश टेरिटरी, पहली बार ये बोला गया इस एक्ट के थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टेरिटरी को ऑक्युपाई किया था उसको पहली बार इस एक्ट के थ्रू बोला गया ब्रिटिश टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी एक्ट, ठीक है। ब्रिटिश टेरिटरी बोला गया, याद रखिए।
इट वॉज ऑल्सो द फाउंडेशन ऑफ डबल गवर्नेंस, मतलब देखिए और डुअल गवर्नमेंट इन इंडिया एज सेपरेशन ऑफ पावर वॉज इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर ही तो हुआ यहाँ पर, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम। तो इस तरह से डबल गवर्नेंस या डुअल गवर्नमेंट की बात पहली बार फाउंडेशन हुआ इंडिया में, और सेपरेशन ऑफ पावर भी दिखा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। द मेंबर ऑफ काउंसिल वॉज रिड्यूस फ्रॉम 4 to 3, ठीक है, देखिए 4 to 3 हो गए। द गवर्नर जनरल कुड ईजिली प्रीडोमिनेट हिज डिसीजन विद द ओनली हेल्प ऑफ वन सपोर्टर, ठीक है, कोई एक सपोर्टर रहेगा तो उसको गवर्नर जनरल जो बंगाल थे वो अपने डिसीजन को प्रीडोमिनेट कर लेंगे फ्रॉम द काउंसिल। ऑल्सो द गवर्नर जनरल एंजॉयज द कास्टिंग वोट ऑफ और वीटो पावर। देखिए 3 चीज़ें हो रही थी। पहली बात तो देखिए काउंसिल में 4 मेंबर थे, 4 से अब 3 कर दिए गए। अब 3 जब हो गए तो गवर्नर जनरल को क्या करना था कि एक किसी काउंसिल मेंबर को प्रीडोमिनेटली अपने डिसीजन में हेल्प करना था, सपोर्ट करना था, और अपने वो डिसीजन को वो पूरी तरह से लीड कर सकते थे। दूसरी चीज़ ये थी कि गवर्नर जनरल के पास अभी भी कास्टिंग वोट था और यही और वीटो पावर जिसको बोलते हैं वीटो पावर था, ठीक है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की, डबल गवर्नेंस की, और सेपरेशन ऑफ पावर दिखाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो हैं आपके कमर्शियल अफेयर्स और डे टू डे अफेयर संभालने लगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो मैनेज करता था पॉलिटिकल अफेयर्स को, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये पावर दी गई कि वो सुपरवाइज भी करे और डायरेक्ट करे जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं इंडिया में, ब्रिटिश पोजीशन जो इंडिया में है, किससे रिलेटेड, सिविल, मिलिट्री और क्या कहते हैं रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उसको डायरेक्ट करे और सुपरवाइज करे, ठीक है। टेरिटरी जो पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो ऑक्यूपाई की थी पहली बार उसको बोला गया ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है। डबल गवर्नमेंट की मैंने बात कर ली, 4 से 3 हो ही गए, ठीक है, ब्रिटिश काउंसिल में। और क्या कहते हैं जो गवर्नर जनरल को ईजिली प्रीडोमिनेट करता था अपने डिसीजन को विद ओनली हेल्प ऑफ वन सपोर्टर फ्रॉम द काउंसिल। कोई मतलब कि जो 3 बच्चे थे ना, 3 में से एक भी क्या कहते हैं सपोर्टर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है अपनी तरफ करके काउंसिल को प्रीडोमिनेट कर लेते थे ये लोग, ठीक है। और कास्टिंग वोट और वीटो पावर तो था ही गवर्नर जनरल के पास इस एक्ट में, ठीक है। चलिए समझ में आया, चलिए हम आगे देखते हैं। अब आते हैं चार्टर एक्ट्स पे। देखिए चार्टर एक्ट क्या है, सेंट्रलाइजेशन अब बढ़ना शुरू हो जाएगा इस एक्ट के थ्रू, और कंट्रोल ओवर द कंपनी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा। और पहला चार्टर एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसने क्या किया, इसने ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया। देखिए पहला पॉइंट यही है कि अगले 20 साल तक, मतलब कि 1813 तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो मोनोपोली रहेगी उसकी, और वो मतलब इंडिया से ट्रेड करेगी, उसके अलावा कोई कंपनी क्या कहते हैं ट्रेड नहीं कर सकती इंडिया से, ठीक। जो एक्ट है गवर्नर जनरल इज एम्पावर्ड टू डिसरिगार्ड द मेजॉरिटी इन द काउंसिल इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। देखिए इसमें गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई, ये एम्पावर कर दिया गया कि वो अपनी जो मतलब मेजॉरिटी होगी काउंसिल में उसको डिसरिगार्ड कर सकता है अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बन रही है तब, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जनरेट हुई है तब, ठीक है। गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल का, और गवर्नर जो थे प्रेसिडेंसीज़ के जैसे बॉम्बे मद्रास की प्रेसिडेंसीज़ के, वो अपनी काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे, ठीक। ये पावर दे दी गई थी, ये याद रखिएगा, ठीक। गवर्नर जनरल गॉट मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। देखिए अब इसके थ्रू क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था ना, मान लीजिए वो अगर मान लीजिए मद्रास चला जाता था या फिर बॉम्बे चला जाए, तो वहाँ पर लीडर कौन हो जाएगा, वहाँ पर कहते हैं गवर्नर कौन हो जाएगा, मतलब कि जो वहाँ के प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नर हुआ करते थे उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलेगा सारी उस प्रेसिडेंसीज़ में वही काम होगा, ठीक है। और उसकी जो पहले से गवर्नर था उसकी पावर ख़त्म हो जाती थी, वो साइड लाइन हो जाता था, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि गवर्नर जनरल गॉट मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज, ठीक है। सेपरेटेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल फंक्शन ऑफ द कंपनी। देखिए सेपरेट कर दिया गया रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को और जुडिशियल फंक्शन ऑफ द कंपनी को सेपरेट कर दिया गया, ठीक है।
जो जुडिशियल फंक्शन करते थे कंपनी के, और जो सेपरेट रेवेन्यू मतलब कि और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो फंक्शन था, इन लोग को सेपरेट कर दिया गया। इससे क्या हुआ ना कि जो माल अदालत हुआ करती थी, जो रेवेन्यू कोर्ट हुआ करते थे, वो डिसअपियर हो गए। ठीक। अच्छा, द एक्ट इंटरेस्टेड कंपनी विद द अथॉरिटी टू ग्रांट लाइसेंस टू इंडिविजुअल। ठीक है, मतलब कि अब इस एक्ट ने कंपनी को ये अथॉरिटी दे दी कि तुम जो है लाइसेंस को दे सकते हो, बांट सकते हो किसी इंडिविजुअल को और कंपनी को, कंपनी के एम्प्लॉय को। किस वजह से? कि वो ट्रेड कर सके इंडिया में, मतलब कि कंपनी का एम्प्लॉय भी अब ट्रेड कर सकता था, उसके पास लाइसेंस हो अगर कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और इंडिविजुअल भी कोई भी क्या कहते हैं जिसको कंपनी चाहती थी वो ट्रेड कर सकता था। अब इसकी वजह, इसको बोला गया दिस वाज नोन एज अ प्रिविलेज और कंट्री ट्रेड। ठीक है, और इसकी वजह से दिस लेड टू शिपमेंट ऑफ ओपीएम टू चाइना, और इसकी वजह से जो शिपमेंट शुरू हुआ चाइना में ओपीएम का, ये शुरू होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, देखिए क्या हुआ कि एक्ट ने प्रोवाइड किया दैट नाउ सैलरीज ऑफ स्टाफ एंड मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर चार्ज फ्रॉम द कंपनी। अब देखिए कंपनी तो आपकी इंडिया में थी ना, ठीक, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कह रही थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब जो है ना जितनी भी सैलरी हो गई स्टाफ की, मेंबर्स की, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ये जो है कंपनी चार्ज करेगी। ठीक है, और इट मीन्स दैट इन फ्यूचर सैलरीज ऑफ ऑल मेंबर वर बी पेड फ्रॉम आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू, जो भारतीय रेवेन्यू जनरेट होता था उसके थ्रू दिया जाएगा, ब्रिटिश एक्सचेकर से नहीं दिया जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। और ये कब तक कंटिन्यू रहा? 1919 तक, मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जब आया ना, तब तक ये कंटिन्यू रहा। चलिए अब बात करते हैं प्रोविज़न फॉर द पेमेंट ऑफ एनुअल रेवेन्यू। ठीक है, देखिए क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो यहाँ इंडिया में जितना ट्रेड करती थी उससे क्या कहते हैं, उससे लगभग 5 लाख ब्रिटिश पाउंड उसको हर साल पे करना होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। लेकिन उससे पहले उसको अपने एक्सपेंसेस, अपने इंटरेस्ट को, अपने डिविडेंड को, अपनी सैलरी को, एक्सेट्रा जो भी हो, हाँ, उस इंडियन रेवेन्यू में उसको कहते हैं अपने सारे एम्प्लॉय को पे करना होता था, और जो बचता था उसमें से लगभग 5 लाख ब्रिटिश पाउंड उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रोविज़न दिया गया इस एक्ट के थ्रू, 1773 एक्ट। अच्छा, बार्ड कर दिया गया सीनियर कंपनी ऑफिशियल फ्रॉम लीविंग इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन। प्रायर परमिशन के बिना कोई भी सीनियर कंपनी ऑफिशियल जो है इंडिया को छोड़ नहीं सकता था। इन केस अगर वो ऐसा करता है, वो चला जाता है, तो उसको माना जाएगा कि उसने ऑफिशियली रिज़ाइन दे दिया है। ठीक है, याद रखिए। क्लियरली स्टेटेड दैट कंपनीज पॉलिटिकल फंक्शन वर ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो मतलब ये बोल दिया गया कि जो कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन है वो किसके बिहाफ पर हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर हो रहा है। ये बोल दिया गया, क्लियरली स्टेट कर दिया गया। मतलब जो कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन कौन कर रहा था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल काम करता था कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन को। ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू स्टेटेड कर दिया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही कर रही है ये एक तरह से। ठीक है, ये था आपका चार्टर एक्ट 1793। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी मेरी दी हुई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है चार्टर एक्ट 1813। ओके, इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ? देखिए पहली बात तो आपको थोड़ा ब्रीफ बता देते हैं। देखिए चार्टर एक्ट 1813 जब आया तो उससे पहले क्या हुआ था? देखिए उस समय यूरोप में उस समय नेपोलियन बोनापार्ट लगभग क्या कहते हैं 1799 के आसपास बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रोल प्ले कर रहा था। और 1799 में वेलेज़ली जो थे इंडिया के उस समय कौन थे? वो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो उन्होंने उस समय सेंसरशिप एक्ट लाया था जो प्रेस पे लगाया गया था, जिससे क्या कहते हैं लोगों में ये ना बात फैल जाए कि यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट जो है बहुत ही एग्रेसिव हो चुका है। और कहीं ब्रिटिशर्स को ये डर भी था कि
इन सब चीज़ों की वजह से इंडिया में भी कहीं ना कहीं मतलब कि विद्रोह ना शुरू हो जाए या नेपोलियन जो है इंडिया ना आ जाए, ठीक है। सेंसरशिप एक्ट ला दिया गया ताकि इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया एक तरह से, मतलब कि जितने भी न्यूज़पेपर छप रहे थे, जितने भी कहते हैं जर्नल्स छप रहे थे, उनकी प्रॉपर्टी मतलब उनकी प्रॉपर्टी क्या लोकेशन, उनके क्या कहते हैं प्रिंटर का लोकेशन मतलब बारे में, और जो लिखता है उसके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानकारी देनी थी एक तरह से इस एक्ट के थ्रू, ठीक। तो ये तो बैकग्राउंड की बात है। अच्छा, यूरोप में नेपोलियन है तो 1813 तक ना नेपोलियन का आतंक लगभग ख़त्म ही हो गया था ब्रिटेन में, मतलब कि यूरोप में, ठीक है। तो क्या हुआ था कि लेकिन 1813 तक ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी ब्रिटेन में। लोग भूखे मर रहे थे, लोग मतलब कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी आ चुकी थी। तो उस समय लोगों ने कहा कि, और ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी उस समय, तो उस समय ब्रिटेन के लोगों ने वहाँ पे कहा ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और मतलब कि मोनार्क से कहा कि हमें भी ट्रेड करना है इंडिया से, यहाँ पे बहुत दिक्कतें शुरू हो गई हैं। तो 20 साल बाद मतलब 1793 से लेकर 1813 में चार्टर एक्ट लाया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि डिमांड ऑफ इंग्लिश ट्रेडर की बात देखिए, ये मैं बताया ना, इंग्लिश ट्रेडर डिमांडेड ए शेयर इन इंडियन ट्रेड। दिस डिमांड वाज पर्टिकुलरली इन व्यू टू लॉस ऑफ ट्रेड ड्यू टू कंटिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक, हु सॉट टू क्रिपल द इंग्लैंड कमर्शियली, ठीक है। ये सब हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने डिमांड की थी कि हमें भी इंडिया में ट्रेड करना है। तो इस एक्ट के थ्रू देखिए क्या हुआ था कि जो टी ओपियम, ठीक है, टी ओपियम प्लस चाइना के साथ ट्रेड छोड़ के कंपनी की मोनोपोली, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, ताकि और भी लोग आके इंडिया से ट्रेड कर सकें, समझ रहे हैं ना। चलिए, दूसरी चीज़ ये बोला गया कि जो क्या कहते हैं मिशनरीज़ होंगे, क्रिश्चियन मिशनरीज़, वो इंडिया आएंगे और क्रिश्चियनिटी का प्रसार करेंगे, ठीक, क्रिश्चियन मिशनरीज़। और ये बोला गया कि अब 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा, और ये एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से होगा, याद रखिए। देखिए ब्रिटिश क्या चाहते थे ना, ब्रिटिश चाहते थे कि जो इंडियंस हैं ना उनको इंग्लिश की ज़बान में टेस्ट लग जाए, लेकिन वो रेस और कलर खून से इंडियन ही रहें। तो ये चाहते थे कि इंग्लिश जब ये लोग सीख जाएंगे इंडियंस ना, तो ये जितने लोग को ये सिखा देंगे, ये अपने नीचे वालों को भी सिखाते चले जाएंगे, ताकि वो ब्रिटिश क्राउन से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से कभी गद्दारी ना करें। लेकिन ये बाद में उल्टा हो जाता है, सीखने के बाद ये लोग मतलब इंडियंस काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, समझ में आने लगती हैं इनको बातें। तो चलिए आगे देखते हैं, ये तो बात की बात है। तो ये सब चीज़ें थी इस एक्ट के थ्रू। तो देखिए लिखा है क्या है, द एक्ट असर्टेड द क्राउन सोवरेनिटी ओवर ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। असर्ट किया क्राउन की सोवरेनिटी को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, और एक्सटेंड कर दिया 20 साल तक के लिए। मतलब 1813 था, अब 1833 में अगला एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट, ठीक है। अच्छा, देयर ट्रेड मोनोपोली वॉज एंडेड एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी, ओपियम एंड विद द चाइना। तो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी उसको एंड कर दिया गया, लेकिन 3 चीज़ को छोड़कर, चाय, चाइना और ओपियम को, ठीक है। अच्छा, इट एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया टू टैक्स पीपल सब्जेक्ट, जो कि मतलब कि पीपल को टैक्स करो। जो टैक्स वाला सब्जेक्ट था ना, ये ज्यूरिसडिक्शन किसके अंडर में आता था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में आता था, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट को ये बोला गया कि आप टैक्स कर सकते हो वहाँ अपने लोगों को, और जो ये टैक्स वाला सब्जेक्ट है, ये ज्यूरिसडिक्शन है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। अगर मान लीजिए कोई इंसान पे नहीं करता टैक्स, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, और वो पनिशमेंट किसके थ्रू होगी, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होगी, ठीक है। अच्छा, कंपनी का जो डिविडेंड था ना, फिक्स कर दिया गया 10.5% से, बस याद कर लीजिए इसको। अच्छा, द एक्ट गेव मोर पावर फॉर कोर्ट्स इन इंडिया ओवर यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट। देखिए जो एक्ट है ना, इसने कोर्ट्स जो इंडिया में थी, जो सुप्रीम कोर्ट था, जितने भी कोर्ट थे, प्रोविजनल कोर्ट थे, उनको ज़्यादा पावर दे दी ब्रिटिश और यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। जितने भी ब्रिटिश मतलब जो यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट हुआ करते थे, उनका डिसीज़न यही सारी कोर्ट्स करती थी, इनको एम्पावर कर दिया गया। अच्छा,
अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि मिशनरीज़ को भेजा गया इंडिया में ताकि वो क्रिश्चियनिटी को प्रसार कर सकें, और अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप फॉर द ब्रिटिश इंडिया के लिए किया गया, जिसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में बनाया गया इस एक्ट के थ्रू, ठीक है। अच्छा, इस एक्ट ने प्रोवाइड किया फाइनेंशियल ग्रांट, रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ साइंस। तो कंपनी ने क्या किया, ग्रेटर रोल एजुकेशन में लगाया इंडियंस अंडर देम, मतलब कि कंपनी वॉज ऑल्सो टेकअप अ ग्रेटर रोल इन एजुकेशन ऑफ इंडियंस अंडर देम, मतलब कि कंपनी चाहते थे कि इंडियंस जो हैं सीखें, एजुकेशन अच्छे से पढ़ें। इसके लिए 1 लाख रुपए सैंक्शन किए सालाना, ठीक है। समझ में आया ना, क्या समझ में आया कि इसका मैंने पहले आपको ब्रीफ हिस्ट्री बता दी कि क्या क्या चल रहा था उस समय, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि फ़ीचर क्या था। यहाँ से आपको थोड़ा शॉर्ट में मैंने बता दिया कि कैसे हो रहा था। आप इसको एक बार और सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट 1833 के बारे में बात करते हैं, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है। देखिए क्या हुआ था, ये बहुत ही सेंट्रलाइज्ड एक्ट था, ठीक है। इसको यहीं से सेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया था, सेंट्रलाइज्ड एक्ट था ये, और इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। हेलेना एक्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। एक बता दे रहे हैं, एक आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए, सेंट हेलेना एक्ट बोलते हैं इसको, ठीक। वह बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड एक्ट था ये, ओके। अब चलिए, इसमें क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की प्रेसिडेंसी होती है ना, वो पूरी तरह से कंट्रोल कर लेती है ब्रिटिश, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी को और मद्रास प्रेसिडेंसी को, ठीक है। अब पूरी तरह से अंडर में आ जाता है, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोल दिया जाता है इसमें, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, इट लीगलाइज कर दिया इसने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब ब्रिटिश ने कॉलोनाइज कर लिया है इंडिया को, इसको इस एक्ट ने लीगल बना दिया इस चीज़ को, और एंडेड कर दिया एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी तक तो चाइना और ओपियम में क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को छूट मिली थी, लेकिन इस एक्ट ने पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब कि जो जितनी भी थी उसकी मोनोपोली, उसको एंड कर दिया एज अ कमर्शियल बॉडी के रूप में। अब इसको क्या बना दिया गया, इसको बना दिया गया एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह काम करेगी। अब ये बोला गया है जो कंपनी की टेरिटरी है ना इन द इंडिया हेल्ड बाय गवर्नमेंट इन ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी हिज हेयर्स एंड सक्सेसर्स, मतलब कि वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाएगी, ठीक है। इट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, अभी तक तो देखिए पहले क्या था, 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उसके बाद 1773 में ही इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोल दिया गया, ठीक है। अब 1833 में इसको क्या बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं रहेंगे ये, अब ये रहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके अंदर सारी पावर को, जो सिविल पावर थी और मिलिट्री पावर थी, उसको इसी के अंदर में निहित कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर में डाल दिया गया। दिस मेड, पहले क्या कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने लॉर्ड विलियम बेंटिक, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया शुरू हो चुका था यहाँ से, ठीक है। अच्छा, गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे जो थे और मद्रास जो थे लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर, अपनी लेजिस्लेटिव पावर को खो चुके थे। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड लेजिस्लेटिव पावर ओवर ब्रिटिश, ओवर इंटायर ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और मद्रास अपनी लेजिस्लेटिव पावर खो चुके थे, काउंसिल पावर जो थी। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे उनके पास लेजिस्लेटिव पावर रहती है पूरे इंडिया की, पूरे ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है। लॉ मेड बाई अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज अ रेगुलेशन, वाइल लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वॉज कॉल्ड एज एक्ट। पहली बार ऐसा हुआ कि जो पहले, जो इससे पहले एक्ट बने थे उसमें जितने भी लॉ बने थे उसको रेगुलेशन बोला गया, और इस एक्ट के थ्रू जितने भी लॉ बनाए गए उसको एक्ट बोला गया, ठीक है। इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, पहली बार इस एक्ट के थ्रू बोला गया कि इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, और स्टेट ये बोला गया कि इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस
ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। मतलब इंडियंस को भी ये हक है कि वो क्या कहते हैं, कंपनी के अंदर आके कोई अपना स्थान ले सकते हैं, ऑफिस में जॉब कर सकते हैं। इस तरह से इस एक्ट के थ्रू ये बोला गया। इस एक्ट ने ये भी प्रोवाइड किया कि जो हेलीबरी कॉलेज है लंदन का, जो हेलीबरी कॉलेज है लंदन का, शुड मेक कोटा टू एडमिट फर्दर सिविल सर्वेंट। उसको कोटा बनाना चाहिए कि फ्यूचर में सिविल सर्वेंट्स को एडमिट करना है, वहाँ पे ट्रेनिंग होगी उनकी। हाउएवर दिस सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन वाज नॉट इफेक्टिवली ऑपरेटेड इन नियर फ्यूचर। मतलब कि कुछ समय, अब देखिएगा आगे वाले समय तक हिस्ट्री में ये होता है कि ये फंक्शनल नहीं रह जाता है, ठीक है। और उस समय बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया ये वाला पेज, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया ओपन कंपटीशन सिविल सर्वेंट्स के लिए, स्टेट किया कि इंडियन शुड नॉट डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। It also provide Haileybury College of London should make quota to admit the future civil servant. However, the system of an open competition was not effectively operated in near future. Okay? चलिए आगे चलते हैं। आगे इसी एक्ट में द गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी ना, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, वो अमेंड कर सकते थे, रिपील कर सकते थे या फिर अल्टर कर सकते थे एनी लॉ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ में। जो इंडिया था उस समय इंडिया तो पूरा था ना, ये यहाँ तक था जो, ठीक। तो इंडिया के जितने भी, सॉरी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अल्टर कर दिया, ठीक है, एनी लॉ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ में। तो मतलब कि वो कर सकते थे। गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी, गवर्नर जनरल काउंसिल यहाँ पर किसकी है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल है, वह बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि देखिए जो लेजिस्लेटिव पावर थी बंगाल, अरे बिहार और मद्रास प्रोविंसेस की, उसको तो छीन लिया गया था, खत्म हो गई थी। तो अब लेजिस्लेटिव पावर किसके पास बची थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पूरे इंटायर ब्रिटिश इंडिया की। तो काउंसिल हैड अथॉरिटी थी अमेंड करने की, रिपील करने की, या फिर अल्टर कर सकता था जितने भी लॉ हैं ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ के अंदर, ये का काम था। तो गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज है 4 मेंबर, 4 मेंबर बना दिए गए अगेन। अभी तक तय था कि 3 मेंबर कर दिए गए थे, अब फिर से 4 मेंबर कर दिए गए। 4th मेंबर कौन हुआ करता था, जिसके पास लिमिटेड पावर हुआ करती थी, हाँ, इसके पास बहुत लिमिटेड पावर हुआ करती थी, और एक तरह से वो लॉ मेंबर हुआ करता था, ठीक है। लेकिन अभी उसके पास लिमिटेड पावर हुआ करती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट जो थी वॉज कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडियाज़ गवर्नमेंट थी ना, उसको पहली बार बोला गया कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और उसकी काउंसिल को बोला गया कि ये इंडिया काउंसिल है, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये बोला गया था, फर्स्ट टाइम, ठीक। इंडियन लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉ, सारे इंडियन लॉज को कोडिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट लॉ कमीशन किसके अंडर में बनता है, लॉर्ड मैकॉले, जो इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। दिस एक्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू अडॉप्ट मेजर टू मिटिगेट द स्टेट ऑफ स्लेवरी परसिस्टिंग इन इंडिया सिंस सल्तनत एरिया। तो इस एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल जो इंडिया है उनकी काउंसिल ये डायरेक्ट करती है कि ये एक मेजर लो और मिटिगेट करो, जो स्टेट में स्लेवरी चल रही है सल्तनत पीरियड से, उसको ख़त्म करना है एक तरह से, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू बोला गया, ओके। उसके बाद ये बोला गया कि इट लेड डाउन द रेगुलेशन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिश्चियन इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। मतलब इस एक्ट ने एक रेगुलेशन कहते हैं इस्टेब्लिश किया क्रिश्चियन इस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, एंड नंबर ऑफ बिशप जो है डिसाइड कर दिए 3, ठीक। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1853 पर, समझ रहे हैं? 1833 हो गया, ओके। अब आते हैं 1853 पर। तो एक तरह से उसमें क्या बोला गया था कि स्लेवरी को एक तरह से यहाँ पे बोला जा रहा था कि जितनी भी स्लेवरी थी ना, इसको एबॉलिश कर दिया जाए, एक तरह से ख़त्म कर दिया जाए।
मिटिगेट कर दिया जाए या फिर अबॉलिश कर दिया जाए, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ओके। अच्छा, इस एक्ट में क्या हुआ, चार्टर एक्ट 1853 एम्पावर कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू रिटेन द टेरिटरीज एंड द रेवेन्यूज इन इंडिया इन ट्रस्ट ऑफ द क्राउन नॉट फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड। कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं दिया गया था। इसमें क्या हुआ कि एम्पावर किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो अब क्या बन चुकी थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। रिटेन द टेरिटरी, जितनी भी टेरिटरी है उसको रिटेन करे रहो। रेवेन्यू इन इंडिया जो है ट्रस्ट ऑफ द क्राउन, फॉर द क्राउन, नॉट फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड, किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए नहीं। अनलाइक द प्रीवियस चार्टर एक्ट 1793, 1813 एंड 1833 विच रिन्यूड द चार्टर्स फॉर 20 ईयर्स। तो मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि अब 20 साल के लिए इसको बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है, या जैसे पहले बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे ये चीज़ एंड हो जाती है एक तरह से, ठीक। दिस एक्ट वॉज पास्ड व्हेन लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सॉरी, फीचर्स, इसके फीचर्स देख लेते हैं। देखिए, इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। समझ रहे हैं ना। देखिए, इसमें क्या किया गया ना, पहली बार जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था और जो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन था उसको अलग कर दिया गया। देखिए, जो ये लेजिस्लेटिव फंक्शन था ना, अब देखिए क्या होता था, जो गवर्नर जनरल काउंसिल हुआ करती थी, हाँ, उसमें कितने मेंबर हुआ करते थे, खुद तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, प्लस 4 मेंबर थे ना। इसमें जो 3 मेंबर थे पहले से, और जो चौथा मेंबर एक जुड़ा था, जो चौथा मेंबर बोला जाता है, वो लॉ वाला मेंबर था, लॉ मेंबर था, ठीक है, जिसके पास पावर अभी लिमिटेड थी, ठीक। अब इसमें 6 मेंबर और जोड़ दिए गए, ठीक है, 6 मेंबर और जोड़ दिए गए। ज़रा सोचिए, और एक जो क्या कहते हैं, इसी के साथ एक क्या कहते हैं, आपके जो एक मेंबर हुआ करते थे जिसको बोलते थे, यहाँ देखिए लिखा होगा, कहाँ गया, कमांडर एंड चीफ हुआ करते थे, ठीक है। देखिए, कमांडर एंड चीफ भी हुआ करते थे, तो टोटल 12 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। देखिए, टोटल 12 मेंबर हुआ करते थे, और एडिशनल 6 न्यू मेंबर जोड़े गए थे, जिस कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर ऑफ द काउंसिल। तो इनको लेजिस्लेटिव काउंसिलर ऑफ द काउंसिल बोला जाता था, ठीक है। द गवर्नर जनरल कुड नॉमिनेट ए वाइस प्रेसिडेंट, एक नॉमिनेट कर सकता था एक वाइस प्रेसिडेंट को, टू द काउंसिल, एंड हिज असेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑल लेजिस्लेटिव एक्शंस। एक वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल इंडिया जो है वो नॉमिनेट कर सकता था, और उस काउंसिल में उसके असेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, रिक्वायर्ड कर दिया गया एक तरह से, तो ऑल लेजिस्लेटिव एक्शन के लिए। It established a separate Governor General's Legislative Council, which came to known as the Indian Central Legislative Council. This legislative wing of council functioned as a mini parliament, adopting same procedure as the British Parliament. ठीक है, जो जितना प्रोसीजर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का उसकी तरह उसी को ही अडॉप्ट करता है ये, और ये फंक्शन करता है एज अ मिनी पार्लियामेंट की तरह। क्या था ये, एक सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, इस्टेब्लिश किया गया, उसको बोला गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ काउंसिल फंक्शन एज अ मिनी पार्लियामेंट की तरह ही काम करती थी। ओके, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। द लॉ मेंबर, जो चौथा जो मेंबर था ना, जो मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया प्लस 3 + 1, ये जो मेंबर था लॉ मेंबर, 4th मेंबर जो था, बिकम द फुल मेंबर बन गया। उसको राइट टू वोट की मतलब कि सुविधा भी दे दी गई, राइट टू वोट भी कर सकता है। तो जो टोटल 12 मेंबर थे उसमें एक तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, एक कौन था, कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, और 4 मेंबर हुआ करते थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, मतलब जिसमें 4 मेंबर में एक ही आपका लॉ मेंबर भी हो गया, ठीक है।
उसके बाद क्या होते थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे कैलकाटा के, एक रेगुलर जज हुआ करते थे ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा के, 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हुआ करते थे जो कि क्या कहते हैं कंपनी के फ्रॉम द कंपनी सर्वेंट विद एटलीस्ट 10 ईयर टेन्योर, जिनका एटलीस्ट 10 साल का टेन्योर हुआ करता था, वो हुआ करते थे 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। और ये जो 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हुआ करते थे ना, ये अपॉइंटेड किसके द्वारा किए जाते थे, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते थे। कहाँ से, बंगाल से, बॉम्बे से, मद्रास से और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था ना, उससे क्या कहते हैं 4 मेंबर लिए जाते थे। कौन करता था, लोकल गवर्नमेंट वहाँ की उनको अपॉइंट करती थी। और ये 4 मेंबर प्लस एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे कैलकाटा के, और एक रेगुलर जज, ये मिलके 6 मेंबर बनाते थे, जो ये क्या कहते हैं गवर्नर जनरल प्लस 3 प्लस 1 प्लस 6, और एक चीफ मतलब एक कमांडिंग ऑफिसर भी हुआ करता था। ठीक है, ये 6 मेंबर यही हुआ करते थे जो यहाँ लिखा है। अच्छा, इसने इंट्रोड्यूस किया एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो ओपन कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस हुआ इसके थ्रू, और किसका, सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स का। द कन्वेंटेड सिविल सर्विसेज वॉज जस्ट थस थ्रोन ओपन टू इंडियन ऑल्सो, मतलब इंडियंस भी पार्टिसिपेट कर सकते थे। अकॉर्डिंगली द मैकॉले कमिटी, द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज अपॉइंटेड इन 1854। तो 1854 में कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज बन जाती है, अपॉइंट कर दी जाती है। द नंबर ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज रिड्यूस फ्रॉम 24 to 18 आउट ऑफ 6 पीपल वेयर वॉट टू बी नॉमिनेटेड बाई ब्रिटिश क्राउन। मतलब देखिए, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका काम था कमर्शियल फंक्शन करना, ठीक, उनकी संख्या रिड्यूस कर दी जाती है, ठीक, फ्रॉम 24 to 18 ऑफ विच 6, जिसमें से 6 पीपल, जो 18 में से 6 इंसान होते हैं ना, 6 लोग होते हैं, उन नॉमिनेट किए जाते थे किसके द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। ब्रिटिश क्राउन है, याद रखिएगा। अच्छा, दिस एक्ट सर्व एज अ फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक तरह से इसने एक मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फाउंडेशन रख दिया था इस एक्ट ने, ठीक है। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल एक्टेड एज अ पार्लियामेंट ऑन द मॉडल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो लेजिस्लेटिव विंग थी ना, वो एक तरह से पार्लियामेंट की तरह वर्क करना शुरू कर दी थी, जो ब्रिटिश मॉडल पे वर्क कर रहा था। तो इसीलिए इसको मिनी पार्लियामेंट भी बोलते थे, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से ये था क्या आपका 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक। आपको अगर कोई कहते हैं कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, पूछिए कि क्या दिक्कत है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, रिप्लाई करेंगे। और हाँ, आपको जाते जाते बता दें कि इनके कोर्सेज़ को आप अवेल कीजिए, हाँ, इनके कोर्सेज़ को आप अवेल कीजिए, स्टडी ग्लोस के कोर्सेज़ को आप अवेल कीजिए, जो यूपीएससी प्री मेंस के लिए फाउंडेशनल कोर्स है। कोड यूज़ कीजिएगा अनुराग का, जिसमें आपको 2500 से अगर ज़्यादा का कोर्स है तो 10% का मिल जाएगा, और 2500 से कम का कोर्स है तो उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ये लाइव आंसर राइटिंग सेशन होगा, सब कुछ यहाँ पे गिवन है। आपको कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जिसमें ऐप से आप क्या कहते हैं इनके कोर्सेज़ को आप देख सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही क्या कहते हैं आप मेरे लेक्चर को देखते रहिए। मैं आपको कहते हैं रोज़ आपको इंडियन पॉलिटी इसी तरह फिनिश कराऊंगा, और करंट अफेयर्स के जो मेरे लेक्चर्स बचे हुए हैं उनको ही मुझे करवाना है। थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं कहते हैं कर नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी कहते हैं मैं कर ही देता, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोर्सेज़ को ज़रूर अवेल कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।